नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप इस वक्त हमारे साथ हैं हरियाणा विधानसभा में। 25 तारीख से यानी 25 अगस्त से मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और इस बार का सत्र कई मायनों में बड़ा महत्वपूर्ण होगा। एक तो ये कि 2024 में लोकसभा चुनाव है और उसके बाद विधानसभा चुनाव है। रणभूमि तैयार है, रणबांकुरे तैयार हैं और चुनावी साल में ये मॉनसून सत्र यानी ये शुरू हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है विंटर सेशन भी हो, फिर बजट सेशन भी हो। इस हिसाब से जितने सदस्य हैं अलग अलग पार्टियों के, वो सब अपनी आवाज उठाना चाहेंगे। उसके बाद पिछले कुछ दिनों में कुछ घटनाएं हुई, जैसे नूह का मामला यानी मेवात वाला जो इंसिडेंट हुआ, या एक ऑपोजिशन की बैठक हुई है जो कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की, उसमें बेरोजगारी का मसला, सीईटी का मसला, नौकरियों का मसला, किसानों का मसला, तमाम तरह घोटालों, भ्रष्टाचार, पता नहीं कितने सारे मसले हैं जिन पर बात हुई है कि कांग्रेस बहुत एग्रेसिवली इस बार सदन में आने वाली है। सदन कैसा होगा, कितने दिनों का होगा, क्या खास होगा। और आपको याद है पिछली बार स्पीकर साहब तो बहुत ही गंभीर, मृदुभाषी, बड़ा कूल रहते हैं और एक टकराव की स्थिति हो गई चेयर और जो वन मैन आर्मी कहता हूँ आईएनएलडी के अभय चौटाला, फिर प्रिविलेज मोशन और नोटिस और तमाम तरह की बातें हुई। तो इस वक्त हम हरियाणा विधानसभा में हैं। 25 अगस्त से मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। तो हमने कहा कि स्पीकर साहब जो कि बड़े मृदुभाषी हैं, संभ्रांत हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो बड़ा सख्त भी हो जाते हैं, तो उनसे सोचा कि आपकी भी बातचीत कराऊं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी आपका। ये आपका विधानसभा है, हरियाणा का विधानसभा है। तो 25 तारीख से मॉनसून सत्र है। हाँ। अच्छा, ये भी आपको बता दूं कि स्पीकर साहब इधर बैठते हैं जो हाउस के, मतलब ये तो लोकतंत्र का मंदिर है स्टेट लेवल पे, और मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठते हैं, ये सत्ता पक्ष है। हाँ। उप मुख्यमंत्री वहाँ बैठते हैं और सत्ता पक्ष के लोग इधर बैठते हैं। कांग्रेस जो कि अभी ऑपोजिशन में है, इस चेयर से लेफ्ट यानी कि यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठते हैं। और आपको अगर दिखा दूं तो हरियाणा विधानसभा सत्र के लिए कौन कैसे बैठेंगे वो भी यहाँ पर वो लगा हुआ है। इसको ज़रा जूम इन करके अगर इधर दिखा दीजिए पास आकर के, तो कौन कहाँ बैठेंगे ये पूरी व्यवस्था रहती है। तो कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा इधर और फिर कांग्रेस के लोग उधर, और जो वन मैन आर्मी कहता हूँ वो उधर बैठते हैं। चूंकि अब कभी किसी ज़माने में वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे तो यहाँ बैठते थे, अब एक आदमी रह गए तो वो वहाँ पे पीछे में, वहाँ पे उनको जगह दी गई है। चूंकि किस पार्टी का कितना स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक बैठने की व्यवस्था होती है। ये 25 से सर मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, तो क्या है कुल मिलाकर के किस तरीके से चलेगा सदन? क्या मतलब क्या डेट क्या है, शेड्यूल क्या है? देखिए, अभी तक जो सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जी नोटिफिकेशन आया है कि 25 अगस्त को ये मानसून सत्र शुरू होने वाला है। 11 बजे शुरू होगा जी। और उससे पहले 24 तारीख को जी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी। जी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के अंदर ये तय होगा कि ये सत्र कितने दिन चलेगा। वैसे पिछली रिवायत के अनुसार जो मानसून सत्र रहता है वो 2 दिन 3 दिन का रहता है, लेकिन फाइनल डिसीजन जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसके अंदर किया जाएगा होगा। तो ये 25 तारीख को शुरू होकर के 28, 29 या 30 ये चलेगा। ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी। जी, बीच में 25 को शुरू हो रहा है तो 26 और 27 सैटरडे संडे भी आता है। हाँ, छुट्टी है, तो वो भी छुट्टी हो जाएगी। हाँ। और 30 तारीख को रक्षाबंधन है। हाँ। तो मुझे लगता है उस दिन भी, चूंकि सब लोग ये त्योहार है, तो मतलब मान के चल सकते हैं कि 25 से 29 के बीच में, हालांकि ये फैसला आखिरी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ही होगा। हाँ। लेकिन अमूमन ये समझा जा सकता है कि 25 से 29 के बीच में शायद ये चले। क्या खास रहेगा सर इस बार? कितने सवाल आ गए हैं या कितने? देखिए रंजन जी, अभी तक जो फाइनल हमारे पास लिस्ट आई है तो उसके मुताबिक जी कुल क्वेश्चन 655 हैं। 655? 655। अच्छा। उसमें 296
जो हैं वो स्टार्ड क्वेश्चन है और 259 जो हैं वो अनस्टार्ड क्वेश्चन है। जी। 3 जो है 396 है वो स्टार्ड क्वेश्चन जो है 396 और 259 अनस्टार्ड क्वेश्चन है। टोटल जो क्वेश्चन है वो 655 है। स्टार्ड और अनस्टार्ड मैं तो समझता हूँ, लेकिन मुझे लगता है हरियाणा के जितने लोग हैं वो भी समझ जाएं कि स्टार्ड और अनस्टार्ड का भी बड़ा महत्वपूर्ण मतलब उसका मतलब होता है। मैं तो आप ही सर बता दें कि देखिए, जो स्टार्ड क्वेश्चन हो जाए जिसको हम तारांकित प्रश्न भी कहते हैं जी, उनका जवाब विधानसभा के अंदर जो कंसर्न्ड मंत्री हैं वो विधानसभा के पटल पर उसका जवाब देना होता है। लेकिन जो अनस्टार्ड क्वेश्चन है उनको लिखित रूप में जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब उनके पास पहुंच जाता है। वो अनस्टार्ड क्वेश्चन जो है विधानसभा के अंदर डिस्कस नहीं होते, लेकिन स्टार्ड क्वेश्चन जो है वो विधानसभा के अंदर डिस्कस होते हैं। ये जो स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चंस है, क्योंकि ये विधानसभा की सारी कार्रवाई या ये विधानसभा ये सब जनता जनार्दन के लिए ही है, एक लोकतंत्र में व्यवस्था है। तो मुझे कई बार लगता है कि जो कार्रवाई हो रही है उससे जिन लोगों ने, भाई जनता जनार्दन है, जनता वोटर मालिक हैं, वो चुन करके अपने लोगों को यहाँ भेजते हैं। यही है लोकतंत्र की खूबसूरती। तो उनको भी पता रहे कि भाई टेक्निकलिटीज क्या है, क्या होता है। तो जो स्टार्ड अनस्टार्ड सवाल आते हैं मुख्य तौर पर, हालांकि लोग भी देखते हैं, अब तो लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था है, मुख्य तौर पर जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी से जुड़े हुए सवाल हैं वही रहते होंगे। वही रहते हैं। रंजन जी, एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि पहली बार हरियाणा विधानसभा के काल के अंदर पिछले 50 कह लीजिए 60 साल कह लीजिए जब से हरियाणा विधानसभा बनी है, हमने स्टार्ड क्वेश्चन को लेकर के एक नई परंपरा शुरू की है। पहले क्या होता था कि स्पीकर के ऊपर एलिगेशन लगता था कि स्पीकर अपने चहेते लोगों के क्वेश्चन स्टार्ड क्वेश्चन लगाते हैं और जो विपक्ष के हैं या उनके क्वेश्चन वो नहीं लगाते। हमने नई परंपरा शुरू की कि जो भी स्टार्ड क्वेश्चन लगेंगे वो ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से लगेंगे। अच्छा। उनकी लॉटरी निकाली जाएगी, जिस भी विधायक का क्वेश्चन निकलेगा उस विधायक का क्वेश्चन वो वहाँ पर विधानसभा के अंदर लगेगा। अच्छा। और ये ड्रॉ भी हम उन सभी विधायकों के सामने निकालते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, वो सामने बैठे होते हैं, उनके सामने हम ड्रॉ निकालते हैं। अच्छा, उसी पे स्टार्ड और अनस्टार्ड स्टार्ट हो जाता है। हाँ जी, जी। ये जब विधानसभा की कार्रवाई चलती है, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, हम लोग जो वोट देते हैं, हमारे नुमाइंदे यहाँ आते हैं चुने हुए, और फिर सरकार चलती है, व्यवस्था है। कई बार क्या होता है कि ऑफिसर्स की बड़ी भूमिका होती है। जब ये हम सवालों का जब जिक्र कर रहे हैं कि स्टार्ट, क्योंकि जब सवाल होते हैं तो उसमें अब मान लीजिए किसी स्कूल की चारदीवारी बननी थी, या कहीं नाला बनना था, या किसी मोहल्ले की गांव में सड़कें बननी थी, फिरनी बननी थी। अब किसी विधायक ने ये सवाल लगाया, वो स्टार्ट भी हो गया उस पर। अब ये जवाब तो देना होता है अधिकारियों को। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त थोड़ा सा पीछे घूम जाइए, वहां पे जो कुर्सियां लगी हैं वो उस गैलरी में जो अधिकारी हैं वो बैठते हैं। अगर थोड़ा लॉन्ग शॉट में अगर हम अपने कैमरामैन हैं मोनू, उनसे अगर कहें तो ये जहां पर आसन है विधानसभा अध्यक्ष महोदय का, उसके लेफ्ट में अधिकारी बैठते हैं, सॉरी उनके राइट में अधिकारी बैठते हैं। और चूंकि उनकी भी बड़ी अहम भूमिका होती है। ये जो आप कह रहे हैं ठीक है स्टार्ड अनस्टार्ड, एक बड़ी शिकायत ये आती है कि अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं होते। आपने भी पहले भविष्य मतलब पास्ट में, इतिहास में आपने भी थोड़ी नाराजगी जाहिर की है इस पर, उस पर क्या है मसला, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है। रंजन जी, पिछली ही विधानसभा सत्र के दौरान मैंने भी नोटिस किया और हमारे कुछ माननीय विधायकों ने भी इस बात को लेकर एतराज जताया था कि जब क्वेश्चन आंसर हो रहे थे या विधानसभा में किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही होती है तो उस समय अधिकारी जो है ऑफिसर्स गैलरी के अंदर नहीं बैठते, जबकि उनको उन मुद्दों के ऊपर सुनना चाहिए कि जनप्रतिनिधि किस मुद्दे को लेकर के बात कर रहा है, क्या उनकी इच्छा है या क्या उनकी तकलीफ है। तो लेकिन ऐसा होता था। मैंने उस पिछले सत्र के बाद
आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, आदरणीय जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं उनको पत्र लिखा कि इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि सभी अधिकारी चर्चा के दौरान अपने अपने जहाँ पर भी उनकी ड्यूटी है वो रहें। तो मुझे इस बात की संतोष है कि मुझे मुख्य सचिव की तरफ से पत्र आया है और उन्होंने डायरेक्शंस दी हैं सभी अधिकारियों को कि विधानसभा की कार्रवाई के दौरान वो विधानसभा में उपस्थित रहें और जो भी समस्याएं या जो भी विषय है उसको गंभीरता से उसके ऊपर सुने हो। ये विधानसभा में उपस्थिति की जब हम बात कर रहे हैं तो एक मसला और आता है, कई बार मैंने देखा है लोगों को कहते हुए, माननीय विधायकों को कहते हुए आपके पास शिकायत कि जब ये खास करके सवाल जवाब चल रहा होता है, मान लीजिए किसी के स्कूल का मसला है, किसी के पानी का है, तो जो कंसर्न मिनिस्टर हैं कई बार लोग कहते हैं कि भाई हम बोलें तो बोलें किसको। उनकी इच्छा रहती है कि जब कोई भी विधायक, चाहे वो सत्ता दल के हों, विपक्ष के हों, चाहे किसी के भी हों, जब वो अपना दुखड़ा रो रहे हों या अपने इलाके की समस्या बता रहे हों तो कम से कम सत्ता पक्ष की तरफ से कंसर्न मिनिस्टर या रिस्पॉन्सिबल आदमी या मिनिस्टर जो भी हैं वो मौजूद रहें। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि कार्रवाई के दौरान कई बार तो सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए, क्योंकि इतने लोग की ज़रूरत है, नहीं तो चलेगा नहीं, तो कोरम पूरा होता है, वरना कई लोग गायब रहते हैं। इसके ऊपर कभी आपने सोचा है? नहीं, देखिए ये बिल्कुल आपका जो चिंता है वो सही है, और क्योंकि विधानसभा नियम कानून के अनुसार चलती है, विधानसभा के अंदर कोरम तय है कि कोई भी विधानसभा सत्र चल रहा है उसकी बैठक के अंदर 1/10 ऑफ द टोटल लेजिस्लेचर्स वो प्रेजेंट होने चाहिए और कम से कम 2 मंत्री वो विधानसभा के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। ये एक कोरम है। लेकिन ये कोई हम कोरम को देख करके बैठे ऐसा नहीं, मंत्रियों को भी मैं तो कहूँगा कि उनको भी समस्याओं के बारे में सुनना चाहिए, लोगों की समस्याएं, जनप्रतिनिधियों की समस्याएं, और उसके ऊपर उस समस्या का समाधान तभी हो सकेगा जब उनकी जानकारी की होगा। लेकिन वैसे तो ये सारी जो प्रोसीडिंग्स हैं कंसर्न मिनिस्टर के पास जाती हैं और उनकी देखरेख में जो आगे उनके ऊपर कार्रवाई होती है। तो ऐसा कोई सिस्टम हो सकता है कि आप, हालांकि कानूनी या वैधानिक तौर पे तो नहीं हो सकता है, लेकिन दोनों पक्षों को बुला करके, आप गार्जियन हैं इस हाउस के, उनको कहें कि भाई मतलब थोड़ा बैठिए, जनता जनार्दन देख रही है, अब तो लाइव टेलीकास्ट वाली व्यवस्था भी है, तो ये इससे बहुत इफेक्ट हुआ है। ये जब से लाइव टेलीकास्ट हुआ है वैसे काफी सुधार हुआ है। अपने अपने जनप्रतिनिधि जो भी यहाँ आते हैं, एक तो वो अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं जनता को कि हम आपकी आवाज़ को यहाँ बुलंद कर रहे हैं या आपकी समस्या को यहाँ पर उठा रहे हैं। इस लाइव टेलीविज़न का ये बड़ा फर्क पड़ा है। और उसके साथ साथ जो भी समस्याएं आती हैं या मंत्रीगण आते हैं जो रिप्लाई देते हैं, उसके बारे में भी लोगों को जानकारी मिलती है। जी, ये जब हम समस्याओं की बात कर रहे हैं तो अभय चौटाला किधर बैठते हैं सर? वो इधर 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 कहीं बैठते हैं? ये लास्ट ये बोले ये वाली, हाँ, मतलब अभय चौटाला कभी वहां बैठते थे, जनता जनार्दन ने यहाँ पहुंचा दिया है, लास्ट में है। ये पिछली बार नोक झोंक हो गया है ना, मतलब ये यहाँ से थे, आप वहां पे थे, तो प्रिविलेज मोशन लाने की बात हुई थी या प्रिविलेज नोटिस, उसमें कोई डेवलपमेंट है? देखिए वो विषय, क्योंकि मैंने उसमें देखा कि है तो आप बहुत ही मृदुभाषी, बहुत ही गंभीर भी हैं, बहुत मृदुभाषी हैं, लेकिन मैंने देखा कि उस दिन आप भी थोड़ा, आपका भी। देखिए ऐसा है रंजन जी, कई बार क्या होता है कि विधानसभा ठीक ढंग से चले उसके लिए ये अति आवश्यक है कि कानून और मर्यादा के अनुसार विधानसभा चले। जब सभी मर्यादाओं को तार तार किया जाता है, सभी जो नियम कानून है उनको धत्ता दिखाया जाता है, तो फिर कोई ना कोई सख्त कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। किसी को जानबूझ करके या इस वजह से कि कभी भी मेरी ये कोशिश नहीं रही कि किसी को प्रताड़ित किया जाए, लेकिन क्योंकि विधानसभा का सत्र, विधानसभा की बैठक ठीक ढंग से चलती रहे, मर्यादा के अनुसार चलती रहे, तो ये मेरा कर्तव्य है कि विधानसभा किसी एक व्यक्ति या 2 व्यक्तियों के कारण पूरी विधानसभा डिस्टर्ब ना हो, ये मेरी जिम्मेवारी है। ये तो इन्होंने हंगामा किया, अब ये बैठते हैं इधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और ये जो है लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी है, 77 नंबर जो सीट है वो है। ये अब इस बार अभी
कांग्रेस अच्छा ये है ये ना? ये डिप्टी स्पीकर की सीट है। अच्छा, ये डिप्टी 77 नंबर है ना? ये डिप्टी स्पीकर, हाँ लिखा हुआ भी है, रणवीर गंगवा उपाध्यक्ष है ना? और ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष। ये इधर से अगर आप आ जाएं, इधर आ जाइए, आप आ जाइए, आके दिखा दीजिए। तो ये यहाँ बैठते हैं। अब ये कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की बैठक हुई है और उसमें नू का मुद्दा, कानून व्यवस्था, सीईटी एग्जाम में गड़बड़ी, किसानों का मुआवजा, बाढ़ के दौरान, ये सब बड़ा लंबे चौड़े तरीके से डिस्कशन हुआ। और इस मॉनसून सत्र में इनकी पूरी कोशिश होगी जो विपक्ष की कि वो इसको उठाएं। उसको लेकर के फिर गहमा गहमी होगी इस विधानसभा में, दोनों तरफ से, इधर से भी उधर से भी। उसको लेकर के आपके दिमाग में रहता है, चूंकि ये तो होगा। देखिए रंजन जी, कोई भी विषय, कोई भी मुद्दा, वो विधानसभा में उसके ऊपर चर्चा अवश्य होनी चाहिए। जो गंभीर मुद्दे हैं, जो तात्कालिक मुद्दे हैं, जो अभी रिसेंटली जो पिछले विधानसभा सत्र के बाद और अब हुए हैं, उनकी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन चर्चा में कहीं कटुता नहीं आनी चाहिए, कहीं मर्यादा भंग नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी अपनी पॉलिटिकल प्रेजेंस लगवाने के लिए इस प्रकार का माहौल नहीं क्रिएट करना चाहिए। हाँ, चर्चा के लिए मैं जितना समय होगा, मैक्सिमम समय इन विषयों पर जो आपने मुद्दे बताए हैं, जो भी जिस प्रकार से कॉल अटेंशन आएंगे, जिस प्रकार से जो आए हैं, उनके ऊपर नियमों के अनुसार निर्णय करते हुए हम चर्चा करवाएंगे। ये खैर ये तो चर्चा होगी, वो तो तब देखेंगे कि क्या माहौल बनता है। उसमें तो अभी से कुछ स्पेकुलेट करना तो बड़ा मुश्किल है। न मेरी तो आपके माध्यम से जी सभी जो हमारे विपक्ष के साथी हैं, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन, या हमारे सत्ता पक्ष के साथी हैं, आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा कि विधानसभा की कार्यवाही जी अच्छे ढंग से चलती रहे, मुद्दों के ऊपर चर्चा हो, विषयों के ऊपर चर्चा हो और उसका कुछ परिणाम निकले और उसके लिए कुछ नीतियां आगे के लिए बने। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि बजाय इसके कि हल्ला गुल्ला हंगामा और ये जो है वो ना करके विषयों के ऊपर, मुद्दों के ऊपर चर्चा करें। आप तो अनुभवी आदमी हैं, बहुत सारे सत्र आपने देखे हैं, कभी इधर बैठ के, कभी उधर बैठ के और अब इधर बैठ कर करके। आपको लगता है जो आप ये कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं, इसका कोई रत्ती भर असर होना है? नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं पॉजिटिव सोच का व्यक्ति हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने कहा है वो उसके मुताबिक ये सदन की कार्यवाही है वो अच्छे ढंग से चलेगी। अच्छा, ये सदन में है ना, कभी आप इधर भी बैठते थे, आजकल उधर बैठ रहे हैं, तो हैं तो आप मूलतः विधायक। विधायक ना रहते तो वो कुर्सी पे कैसे बैठते? तो आपके मन में कई बार होता है वहां बैठ कर करके, जैसे कई बार हम लोग जब संपादक हो जाते हैं तो रिपोर्टिंग का मौका नहीं मिलता, तो लगता है कि भाई अगर मैं रहता तो ये रिपोर्टिंग कर रहा होता, मैं स्क्रीन पे होता, मैं बाहर होता, है ना। अब दायरा कम हो गया, तो आप जब वहां बैठते हैं तो आपको लगता है कि अगर मैं इधर बैठा होता तो मैं पंचकुला की ये आवाज उठाता, पंचकुला में ये सड़क, ये फलाना, ये मच्छर, ये मक्खी, ये मैं उठाता। वो वहां बैठ करके आप नहीं कह सकते हैं, तो वो मन में आता है ये कई बार। ये विषय बिल्कुल जो कई बार जो मेरा वोटर है, जो मेरी विधानसभा के वोटर हैं, उनको ये लगता है कि ये तो हमारे बारे में कुछ बोलते ही नहीं है। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि विधानसभा अध्यक्ष बनने के पश्चात मैंने पंचकूला के विकास की दृष्टि से जो हमारे अधिकारी हैं, जब जब भी उनको किसी भी समस्या के लिए याद किया है, उनको बुलाया है, उन्होंने आकर के उन समस्याओं का समाधान किया है। और उसी का परिणाम है कि आज पंचकूला के अंदर लगभग 5,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य एक विधानसभा के अंदर जी। हमने अभी पिछले दिनों एक सूची जारी की थी कि ये 114 कार्य इतनी अमाउंट के हमारी विधानसभा के अंदर हुए हैं। और उसमें मैं मुख्यतः आपको बताऊंगा कि कुछ कार्य तो ऐसे जो पिछले 10-10 साल से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो सरकार थी उस टाइम में पेंडिंग थे। जैसा एक छोटा सा एग्जांपल है, नेशनल हाईवे 73 2006 से पेंडिंग था, 2014 तक बना नहीं। उसका एक कारण था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कुमारी शैलजा जो थी वो यहाँ से सांसद थी, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी
आपको पता वो मुख्यमंत्री थे जी। उनकी दोस्ती, उनकी गहरी दोस्ती जो है, अंबाला रोहतक में आता नहीं है। हाँ अंबाला, तो इस कारण हाँ। पंचकूला की उपेक्षा हुई। लेकिन 2015 के अंदर जो ही हमारी सरकार आई, मैंने उस विषय को लिया और 2017 के अंदर वो NH-73 लगभग 1100 करोड़ रुपए की लागत से बनकर के तैयार हुई। अच्छा। 2 साल के अंदर बनकर के तैयार हुई और उस सड़क के बनने से पूरे इलाके की तस्वीर बदली है, पूरे इलाके की तकदीर बदली है। इसी प्रकार से दूसरा विषय था, मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ पानी की कमी थी जी। पानी पंचकूला के अंदर कम था, लेकिन एक बहुत देर से पेंडिंग प्रोजेक्ट था, वो था कजौली वाटर वर्क्स का। कजौली वाटर वर्क्स पंजाब से पंचकूला को पानी आना था, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं हुआ। मुझे जब लोगों ने बताया, अधिकारियों ने बताया कि इस प्रकार से 25 किलोमीटर लंबी लाइन डाल करके कजौली से हम पंचकूला के अंदर 18 क्यूसेक पानी लेकर के आए और जिससे आज पंचकूला के अंदर पानी की कोई कमी नहीं है। तो ये समस्याएं, जैसे अब तीसरा मैं, क्योंकि मेरी सोच के मुताबिक किसी भी आम आदमी को 5 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बुनियादी जो 5 चीज़ें हैं, बिजली, पानी और सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये 5 चीज़ें मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। मैंने पानी के बारे में, सड़क के बारे में आपको बताया। बिजली जो हमारे यहाँ 6 घंटे 8 घंटे आती थी, पंचकूला पूरे प्रदेश का पहला जिला मिला कि जहाँ 24 घंटे बिजली, जो मोरनी की छोटी छोटी ढाणियाँ हैं उनके अंदर भी 24 घंटे बिजली सबसे पहले पंचकूला के अंदर शुरू हुई। ये तो 3 विषय थे। फिर उसके बाद हेल्थ की दृष्टि से जो मैंने कहा, हमारा जो यहाँ सिविल हॉस्पिटल है 100 बेड का हॉस्पिटल था, अब वो 500 बेड का हॉस्पिटल हो चुका है। अच्छा। उसके अंदर वो सारी सुविधाएं, चाहे वो हमारे CT स्कैन है, डायलिसिस है, जो हार्ट की डिसीज़ हैं या जो भी बीमारियां हैं, उन सब का इलाज हमारे इस हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से 500 करोड़ रुपए का आयुष का जो NIA है वो पंचकूला के अंदर बन रहा है। अच्छा। उसके अंदर 250 बेड का हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, वो बन रहा है, रिसर्च सेंटर बन रहा है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट, बाकी तो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने की हैं। और शिक्षा की दृष्टि से आज जो पंचकूला है उसके अंदर पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की भी मंजूरी मिल चुकी है। 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर इंजीनियरिंग के कोर्सेज शुरू हो गए हैं और मेडिकल कॉलेज भी लगभग ज़मीन अलॉट हो चुकी है, ईयर मार्क हो चुकी है और वो भी मुझे, अगर भगवान ने चाहा तो इस साल, अगले साल के अंदर उसमें क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो इस दृष्टि से, चाहे वो शिक्षा के अंदर, अब शिक्षा की दृष्टि से इंजीनियरिंग कॉलेज का आना, पॉलिटेक्निक कॉलेज का अंदर जो हमारे स्कूल हैं, संस्कृति स्कूल, 5 स्कूल जो है वो संस्कृति स्कूल हुए हैं। 105 जो प्राइमरी स्कूल हैं वो संस्कृति स्कूल हुए हैं, जहाँ बेसिक एजुकेशन इंग्लिश के अंदर दी जा रही है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अपने कोशिश की, 5 पर आपका फोकस है। हाँ। तो ये सवाल तो नहीं लगा पाते होंगे आप, स्टार्ट अनस्टार्ट या ये कोई व्यवस्था है उसकी स्पीकर भी लगा पाए? नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे। अच्छा, ये हो जाता है। हाँ। आपने भी मेडिकल कॉलेज के वो जमीन को मांग करने की बात की। इस विधानसभा को लेकर के भी एक था कि एक अपना विधानसभा, एक नया विधानसभा जमीन अलॉट हो, उस पर काम चल रहा था, उसमें क्या डेवलपमेंट है? देखिए रंजन जी, एक विषय जो शायद बहुत देर पहले उठना चाहिए था, लेकिन वो विषय मैंने लिया। वो विषय इसलिए लिया कि आगे आने वाले 2026 के अंदर दोबारा से डिलिमिटेशन हो, संख्या बढ़ जाएगी। संख्या जो है, जो अंदाजा जो विशेषज्ञ बता रहे हैं कि 125 सीटें विधानसभा के अंदर हों। तो जनसंख्या के आधार पर है जी। तो अभी आप देख रहे हैं विधानसभा के अंदर 90 सीट हैं, कोई एक सीट भी एक्स्ट्रा हम यहाँ लगा नहीं सकते।
2026 के अंदर ये स्थिति आने वाली है। तो हमें 2 साल 3 साल 4 साल पहले ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि बनाने के अंदर भी उसको टाइम लगेगा। तो वो विषय मैंने लिया और मुझे उम्मीद है, मैं प्रयास में हूँ कि वो जो विषय है वो ज़रूर सिरे चढ़ेगा और हम विधानसभा का जो नया भवन है वो चंडीगढ़ के जमीन वगैरह का कुछ आइडेंटिफिकेशन हो गया है? आइडेंटिफिकेशन हुआ है, ईयरमार्क भी हुई है, कुछ प्रोसेस है वो चल रहा है। मुझे लगता है कि जल्दी ही वो पूरा हो जाएगा। अच्छा, आपने एक बड़ा वो किया, 2-3 साल ज़्यादा ही हो गए, ई विधानसभा का एक आप लेकर के आए और आप देख सकते हैं ये चारों तरफ देखिए बड़े बड़े स्क्रीन लगे हैं, इधर भी है, चारों मतलब इस सदन के अंदर बैठ करके आप कहीं भी देख सकते हैं, चारों तरफ बड़े बड़े स्क्रीन लगे हैं, टैबलेट्स लगे जी। अच्छा, ये टैबलेट्स, ये देख लीजिए, ये टैबलेट्स लगे हुए हैं, यानी कि जो भी कार्रवाई है या जो सवाल मिल रहा है आपको सब कुछ इसके ऊपर आपको मिल देगा। इसका कितना फायदा हुआ? देखिए, अब तो बजट सत्र में वो आप प्रिंटेड भी नहीं देते नहीं दे रहे हैं। अब आप इसी पर सब कुछ है। उसका एक बहुत बड़ा फायदा हुआ। आज पर्यावरण का बहुत बड़ा मुद्दा है, पर्यावरण शुद्ध रहना चाहिए। हमारा पिछले सत्र के दौरान जो हमारा बजट सत्र था, 97% पेपर की सेविंग हुई है। जो हमें 4-4 हज़ार कॉपीज निकलवानी पड़ती थी वो आज हमारी 50 कॉपी के अंदर, क्योंकि वो भी हमें रिकॉर्ड के लिए वरना सारे का सारी विधानसभा जो है ई विधानसभा है। आज जितने भी क्वेश्चन सारे सदस्य भेजते हैं वो इसके ऊपर ऑनलाइन भेजते हैं और ऑनलाइन उनको उनके आंसर मिल जाते हैं, ऑनलाइन ही उनको इन्फॉर्मेशन हो जाती है। जो सभी विभागों से जवाब आते हैं सब ऑनलाइन आते हैं, हम उन सबको ऑनलाइन भेजते हैं, जिससे 97% पेपर की बचत हुई है। और एक अनुमान ये है कि हर साल 6 करोड़ 7 करोड़ रुपए की बचत इससे होगी। 6 से 7 करोड़, हाँ, पेपर की जो बचत सिर्फ इस विधानसभा की बात करूं, सिर्फ पेपरलेस कर देने, पेपरलेस करने थे तो इतनी बड़ी मतलब। और एक बात और है, बड़े हमने जिस टाइम शुरू किया था उस टाइम लगभग 16 या 17 विधानसभाओं को MOU हुए थे जब हमने टेकअप किया। लेकिन आज इस बात की मुझे खुशी है कि हमारा 4थी विधानसभा है जो पूरी तरह से पेपरलेस हो गया। हाँ, रिकॉर्ड समय के अंदर हमने इसको पेपरलेस किया है और अच्छी क्वालिटी के ये जो टैबलेट्स आप देख रहे हैं, ये जो टैबलेट जो बेस्ट क्वालिटी के टैबलेट जिसको कह सकते हैं वो हमने यहाँ पर, और आज दूसरी विधानसभाओं के लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं कि यहाँ पर हरियाणा विधानसभा के अंदर जो ई विधानसभा हुई है वो कैसे हुई है। ठीक है, तो ये जो सर पर्ची लगी हुई है, जैसे ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगी हुई है, रघुवीर सिंह कादयान, अब ये देखिए बड़ा दिलचस्प है। अगर इधर की पर्ची देखें तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, उनके मित्र इधर बगल में रघुवीर सिंह कादयान हैं और उसके ठीक बगल में देखिए किरण चौधरी जी भी है। अब आप ये समझिए कि सिर्फ बीच में एक ही हैं व्यक्ति जो बीच में है, और अभी SRK का भी मसला है, आपको पता ही होगा, अब क्या बताना, आप तो समझदार हैं। कुछ सवाल होते हैं लोगों के मन में, तो आप तो इतने हैं, मैं ये दृष्टा कर सकता हूँ कि आपसे मैं पूछूं। कई लोग हैं, मेरा इंटेंशन जो है, मकसद कि ये विधानसभा जो है आम जनता के लिए है ना, ये उनकी ही काम के लिए, उनकी भलाई के लिए हमारे लोकतंत्र में ये व्यवस्था है। कई बार लोग पूछते हैं कि अच्छा ये काम रोको प्रस्ताव क्या होता है। तो एक आम आदमी तो आजकल बोल देने से भी कुछ पीछे लगा दीजिए तो एक दूसरा मतलब हो जाता है। जनरल पब्लिक को कैसे बताएंगे कि ये काम रोको प्रस्ताव क्या है, और एक हरियाणा उसको अगर एडुकेट किया जाए, क्योंकि अब मैं ये हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ MLA MP बनाना और उनको वोट देना हमारा काम वहीं खत्म नहीं होता है। जिनको भी हम MLA MP बनाते हैं या सरपंच बनाए या वार्ड काउंसलर, किसी को भी चुने, आप वोट देके घर मत बैठिए, उन पे नजर रखिए, क्योंकि हमने उनको चुना है अपने काम को करवाने के लिए। सही मायने में वो हमारे सेवक हैं, तो उनको वोट दिया और वोट देने के बाद हमारा काम खत्म हो गया। इसीलिए लोकतंत्र में इतनी सारी गड़बड़ियां हो जाती हैं, उस पर नियंत्रण रखना भी जरूरी है। और इसी के तहत कि आप ये समझिए कि विधानसभा के अंदर जब कार्रवाई होती है तो बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं, उसका मतलब क्या होता है और वो सीधा सीधा आपसे कैसे जुड़ा हुआ है। काम रोको प्रस्ताव को अगर संक्षेप में समझाना चाहें। देखिए रंजन जी, जब विधानसभा के अंदर किसी भी विषय के ऊपर चर्चा हो रही होती है जी,
कोई ऐसा प्रस्ताव जो इमीडिएट तुरंत कोई ऐसी घटना हो गई है, वो घटना सदन को बताना बहुत आवश्यक है, उसको लेकर के जो माननीय सदस्य है वो काम रोको प्रस्ताव ला सकते किसी भी सत्ता हो या विपक्ष, कोई हाँ, भी। वो आमतौर पर विपक्ष वाले ही लाएंगे, लाते हैं, लेकिन ये किसी हाँ, को सबको अधिकार है। हाँ, वो किसी टाइम भी ला सकते हैं। उसमें फिर उस विषय की गहनता को देखते हुए, विषय की जो जरूरत है उसको देखते हुए कि विषय क्या है, कितना जरूरी है, फिर अध्यक्ष जो है वो निर्णय लेता है कि इसको अभी करना जरूरी है या इसको बाद में भी किया जा सकता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कई बार हम लोग सुनते रहते हैं, लेकिन एक आम आदमी क्या समझे इससे? नहीं, देखिए, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव यानी कॉल अटेंशन मोशन, ये कॉल अटेंशन मोशन जो कोई भी माननीय सदस्य जो विधानसभा का सत्र शुरू होने से 1 घंटा पहले तक वो कॉल अटेंशन मोशन दे सकता है। वो अपने साइन से लिख करके देगा कि मैं इस विषय के ऊपर कॉल अटेंशन मोशन लाना चाहता हूँ। फिर उसके ऊपर भी कि कितना आवश्यक है। कई बार एक ही विषय को लेकर बहुत सारे अलग अलग सदस्य भेजते हैं, या कितना जरूरी है कॉल अटेंशन मोशन। वह कोई कॉल अटेंशन मोशन आता है कि तुरंत, जैसे मैंने कहा, कोई ऐसी सदन का ध्यान दिलाने की जरूरत है, तो उसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए अध्यक्ष निर्णय करता है कि कॉल अटेंशन मोशन आज लगना चाहिए, लगना नहीं चाहिए, क्यों नहीं लगना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कुछ विषय ऐसे हैं कि जो हर विधानसभा सत्र के अंदर आते हैं, जैसे कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, वो एक कॉल अटेंशन मोशन हर विधानसभा सत्र के अंदर आना ही आना है। और दूसरा, जो और कोई कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो परमानेंट हैं, तो कॉल अटेंशन पे फिर चर्चा होगी, फिर वो चर्चा होती है, उसके ऊपर टाइम फिक्स होता है। हम यहाँ पर वैसे तो कई जगह आधा घंटा होता है, लेकिन 1 घंटा हम उस कॉल अटेंशन के ऊपर चर्चा करवाते हैं। और उसके अंदर भी जो लीडर ऑफ द अपोजिशन और जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं वो नाम देते हैं कि कौन कौन लोग बोलेंगे, उनको हम उसी के मुताबिक बोलने का समय देते हैं। एक प्रश्न काल आता है हमेशा, है ना? हालांकि मैं तो समझता हूँ, लेकिन मैं बताऊं तो शायद वो टेक्निकल हो जाए। प्रश्न काल देखिए, 1 घंटे का क्वेश्चन आवर जिसको कहते हैं, आवर ही कहते हैं उसको, 1 घंटे का। उस क्वेश्चन आवर के दौरान जो क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा कि स्टार्ड क्वेश्चन, वो स्टार्ड क्वेश्चन उस क्वेश्चन आवर के अंदर लगेंगे, और जो क्वेश्चन लगा हुआ है उस क्वेश्चन का जवाब कंसर्न्ड मंत्री जो है वो पटल पर देगा, उनको लिखित भी आएगा उनके पास, और वो बोल करके भी देगा, मौखिक भी देगा। अच्छा, बिजनेस कितना मिला, मतलब बिजनेस कितना मिला अब तक? कई बार आप लोग बोलते हैं यहाँ पे बिजनेस कितना मिला, तो कई लोग जो है, मान लीजिए किसी गांव में बैठे हो, वो समझते हैं भाई बिजनेस मतलब हाउस का काम तो नहीं है बिजनेस, तो फिर वो उनके दिमाग में कुछ और चलता है। इसका क्या मतलब, अगर लेमैन टर्म्स में बताएं? लेमैन टर्म के अंदर विधानसभा 3 दिन के लिए है, फर्ज करो, मैं फर्ज कर रहा हूँ, उसके अंदर जो हमें विधायी कार्य किया, जैसे ये कॉल अटेंशन मोशन है, क्वेश्चन आवर है, या जो सरकार की तरफ से बिल्स आते हैं, या जो हम चर्चा किसी भी विषय पर करते हैं, तो वो जो बिजनेस है, विधानसभा के अंदर टाइम फिक्स है, जैसे 11 बजे से 6 बजे तक एक हमारी बैठक होती है। इन सब को कैलकुलेट करके कि उसमें से टाइम वेस्ट तो नहीं कोई हुआ, जो पूरा समय उसके अंदर हमने दिया कि नहीं दिया, मतलब जो उस विषय को लेकर के, और फिर टोटल एवरेज निकालते हैं कि 3 दिन के अंदर कितना समय बिजनेस हुआ, टोटल बिजनेस कितना हुआ, और उसको लेके हम निकालते हैं कि 97%, 99% या 80% जो भी यूटिलाइज हुआ। अब ये काम रोको प्रस्ताव या ध्यान आकर्षण या प्रश्नकाल, ये सब आपका बीएससी में ही तय होगा कि किसको कितना टाइम देना है, या पहले से तय करते हैं? ये कॉल अटेंशन मोशन या जो बाकी का बिजनेस है, वो तो हम ऑन द स्पॉट वो अध्यक्ष की अनुमति से होता है। जहाँ तक ये सत्र कितना चलेगा, कितने दिन चलेगा, उसका निर्णय
बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और क्वेश्चन आवर कितना होगा? क्वेश्चन आवर तो वो तो हमेशा होता है। अच्छा, डेली होगा? डेली होगा, 1 घंटा होगा। अच्छा। वो तो फिक्स्ड है। कितने दिन चलेगा वो बीएससी में, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में? और कई बार ऐसा भी होता है जैसे कोई महत्वपूर्ण विषय है तो हम लीडर ऑफ द अपोजिशन या बाकी के जो अन्य लोग हैं उनसे पूछ लेते हैं कि भाई इसके ऊपर कितना समय चर्चा होनी चाहिए। 1 घंटा चर्चा होनी चाहिए या 2 घंटे चर्चा होनी चाहिए या 3 घंटे। तो वो अगर एक बार बीएससी के अंदर ये तय हो जाता है कि इस विषय के ऊपर हम 2 घंटे चर्चा करेंगे तो फिर वो सदन के अंदर आके डिक्लेयर करते हैं कि जब वो विषय शुरू होता है तो फिर हम करते हैं कि ये 2 घंटे चलेगा। और इसके अंदर फिर वही बात है, बोलने वाले लोग अलग अलग आते हैं, उनका नाम आता है, वो बोलते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल, जैसे सत्ता पक्ष हैं, इनके पास इतने लोग हैं, अब सत्ता पक्ष में भी गठबंधन वाली सरकार है, जेजेपी है, बीजेपी है, कई इंडिपेंडेंट भी है, इधर कांग्रेस भी है, तो कौन कितना बोलेगा उसका फॉर्मूला क्या रहता है? वो हमारे पास टोटल समय कितना है, स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस और उसकी पार्टी, स्ट्रेंथ ऑफ द पार्टी, जिसकी पार्टी की जितनी स्ट्रेंथ है और जितना हमारे पास समय है, फर्ज करो जैसे मान लीजिए 90 मिनट है और 90 आपके मेंबर हैं। हाँ, जैसे 30 हैं कांग्रेस के तो 3-3 मिनट जो है उनको देंगे उसके अनुपात के अनुसार। उसी प्रकार से 90 मिनट में से हमें 45 मिनट इनको इधर देने हैं, 30 मिनट इधर देने हैं, 10 मिनट हमने उनको देने हैं, इंडिपेंडेंट्स को देने हैं, या 5 मिनट 10 मिनट हमने जेजेपी को। मतलब ये हो गया कि 90 अगर मिनट है अगर चर्चा के लिए और 90 का हाउस है तो 1 मिनट पर सदस्य पड़ा, तो फिर अब वो तय कर उसके अंदर वो जो अगर तय करते हैं, फर्ज करो ये 30 लोग हैं, 30 लोगों में से लीडर ऑफ द अपोजिशन ये तय करता है कि 5 लोग बोलेंगे। 5 बोलेंगे तो 5 लोगों को 6-6 मिनट मिलेंगे। 6-6 मिनट उसमें अगर ये भी डिसाइड कर लें कि एक ही आदमी बोलेगा, एक ही सामान्य सदस्य में, वो 30 मिनट बोले, 30 मिनट बोल हो गया। हाँ जी, इसी प्रकार से इधर भी है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज तो मतलब मैंने आपका जो है सहयोग और आशीर्वाद जो है, स्पीकर तो आप हैं ही, मैंने कहा कि ये जो टर्म्स यूज होते हैं ये भी एक जो आम पब्लिक है, आम आदमी को पता होना चाहिए, उनको पता हो, तो वो कई बार टर्मिनोलॉजी समझ नहीं पाते हैं, हालांकि जानते सब हैं कि ये क्वेश्चन आवर है, इसका ये मतलब है, इसका मतलब है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और हंगामेदार ना हो मॉनसून सत्र, आपका सहयोग चाहिए, आप सब लोगों का सहयोग। लाइव टेलीकास्ट, हम तो महाभारत के संजय हैं, जो होगा वो दिखाते रहेंगे सर। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी कोशिश ये थी कि अक्सर मैं ये कहता हूं कि लोकतंत्र में हमारा अधिकार है एमएलए चुनना, एमपी चुनना, या अपने अपने इलाके में जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है चुनना, लेकिन सिर्फ वोट देकर के सोना ये ठीक नहीं है। इन पे नजर रखिए, ये लोकतंत्र का मंदिर है। पूरे हरियाणा में जो नीतियां बनती हैं, जो कानून बनते हैं, या जो सरकार चलती है, वो यहाँ से चलती है। और यहाँ कौन क्या कह रहा है हमारे और आपके लिए, हमारे इलाके के लिए, हमारे हलके के लिए, कौन क्या बात कर रहा है, कौन कितना यहाँ मौजूद है नहीं है, कौन कितना सीरियस है, इन सबों पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा इलाका, हमारा हलका उतना ही मजबूत हो जितना दूसरे का है, तो अपने माननीयों पे भी नज़र रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। और आपको ये भी बता दें कि जो विधानसभा सत्र चलेगा उसको आप लाइव टेलीकास्ट जनता टीवी पर देख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।